हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज में पाठ नंबर जो 8 है, जो कविता है। कविता का नाम है कन्यादान। और कन्यादान कविता के जो कवि हैं वो हैं ऋतुराज। तो इनकी कविता का जो उद्देश्य है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इनके जीवन परिचय, ऋतुराज जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहूंगा ताकि हमको इनकी रचना समझने में आसानी हो सके। देखिए, ऋतुराज का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि आधुनिक मॉडर्न जमाने के जो कवि हैं उनमें उनका प्रमुख स्थान है। उनका जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। आजकल श्री ऋतुराज सेवानिवृत्त होकर साहित्य सर्जन में लगे हुए हैं। सेवानिवृत्त का मतलब अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद वे आजकल लेखनी यानी कि लिख रहे हैं। प्रमुख इनकी रचनाएं देखिए। कविवर ऋतुराज के अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 8 ग्रंथ। तो इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद आदि। ये इनके कुछ एक हमारे पास नाम थे। पुरस्कार देखिए, इन्होंने इनको रचनाओं के ऊपर इनको इनाम जो मिले थे वो था सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। काव्यगत विशेषताएं, इनकी जो कविताएं हैं उनकी विशेषताएं क्या है? ऋतुराज के काव्यों के अध्ययन से पता चलता है कि वे शोषितों, पीड़ितों व उपेक्षितों के कवि हैं। उन्होंने उन लोगों के जीवन पर लेखनी चलाई है जिन्हें समाज ने हाशिए पर खड़ा किया हुआ है, यानी कि समाज ने जिसको बिल्कुल पिछड़ा हुआ मान लिया, अलग कर दिया, उनको क्या है, उनके ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अथवा जिन्हें उपेक्षित समझा जाता है, वे अपने काव्य में कल्पना की अपेक्षा यथार्थ को अपनाते हैं। यथार्थ का मतलब सच्चाई को, वास्तविकता को अपनाते हैं। उनका मत है कि आज काव्य को कल्पना की उड़ान भरने की अपेक्षा यथार्थ को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। देखा जाता है कि जो कविताएं रची जाती हैं वो कल्पना के आधार पर रची जाती हैं, लेकिन इन्होंने कल्पना नहीं, बिल्कुल सच्चाई सबके सामने रखी है। आगे, कवि ने अत्यंत सहज भाव से अन्याय, दमन, शोषण और रूढ़िग्रस्त जर्जरित संस्कारों का विरोध किया है। कहीं कहीं उनके विद्रोह की भावना अत्यंत तीखी होकर उभरती है। उन्होंने आज के मानव के संघर्ष को काव्य में स्थान देकर उसको प्रतिष्ठित करके संघर्ष व परिश्रम के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें कहने की अपेक्षा दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ के धरातल पर जाकर संजीव चित्रण किया है। उन्होंने परंपरा से हटकर नए जीवन मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है। उनकी कविता में कल्पना नहीं अपितु यथार्थ के दर्शन होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, इन्होंने कल्पना के आधार पर इतनी कविताएं नहीं लिखी हैं। वो सारी की सारी जो कविताएं लिखी हैं वो सारी की सारी यथार्थ है, वास्तविक है, सत्य है, सच्चाई है उसमें। भाषा शैली देखिए इनकी। कविवर ऋतुराज भाषा के मर्म को समझते हैं, इसलिए उन्होंने जीवन को यथार्थ के धरातल पर चित्रित करने के लिए सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा को माध्यम बनाया है। उनकी भाषा पूर्णतः लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी काव्य भाषा में तद्भव शब्दों का विषयानुकूल प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, तो अपन करते हैं अब इनकी कविता कन्यादान। तो इनका उद्देश्य क्या है? कन्यादान लिखने का इनका उद्देश्य क्या है कि नारी अपनी कोमलता, सरलता और भोलेपन के प्रति सचेत हो जाए और अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत पैदा कर ले,
तो वह शक्तिशाली बन सकती है। तो कवि ने यहाँ पर बिल्कुल सच्ची बात कही है, कोई कल्पना वाली बात नहीं कही है। यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि जो नारी होती है उसको अनेकों आदर्शों में बांध देते हैं कि नारी तो कोमल होनी चाहिए, नारी को झुक कर रहना चाहिए, नारी को ऐसे रहना चाहिए, नारी चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के तो अपने आप को यानी कि उस शोषण के विरुद्ध अब आवाज उठाने की हिम्मत पैदा कर ले तो वो क्या है, बहुत बड़ी शक्तिशाली बन सकती है, जैसे झांसी की रानी थी। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार इसी तरह का ये कुछ एक संदेश दे रही है हमारे को एक कविता। तो देखते हैं ऋतुराज की लिखी हुई कविता कन्यादान। देखिए तो इसमें कविता में क्या है, विदाई के समय जब लड़की घर से जा रही होती है तो सारे लोग कहते हैं कन्यादान कन्यादान कन्यादान। मतलब वो कन्यादान क्या, कोई पैसा देता है, कोई सामान देता है, कोई कुछ देता है, उस चीज की उस कन्या को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है इसी चीज की जो ये बातें आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ माँ ही वो चीज उसको देती है। क्यों देती है? क्योंकि देखिए कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जो माँ है वो माँ एक विदाई के समय अपनी बेटी को जो भेज रही है तो उसको दुख जो हो रहा है वो एक सच्चा दुख है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये लड़की भी उसी तरीके से आगे जाकर के शोषण या दुख सहन करेगी जो मैंने किया है। तो उसका भी क्या था, उसको लड़की को विदाई देते वक्त उसका जो दुख था उसका प्रमाणिक था, यह सत्य बात है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी, वो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब जो जैसे अब अंतिम पूंजी क्या है, मां की अंतिम प्रॉपर्टी ही उसकी बेटी है, उसकी बच्ची है और वो उसकी शादी हो रही है, उसको विदाई के समय वो उसको कुछ सीख दे रही है। देखिए अभी कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी भी माँ को लग रहा है कि ठीक है उसकी लड़की की शादी हो रही है, ब्याने के लायक हो, विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन अभी भी क्या है वो सयानी यानी कि मैच्योरिटी नहीं आई है उसमें। अभी भी वो थोड़ी सी कुछ भोली है, कुछ सरल है, सीधी सादी है। अभी क्या है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यहाँ पर कवि कहता है कि उसकी माँ को, लड़की की माँ को ये लग रहा है कि उसको सुख यानी कि सुख तो वो देख लेती थी, सुख का आभास भी होता था उसको, लेकिन दुख भी वो देख तो लेती थी, लेकिन उस दुख को उससे बांचना नहीं आता था। बांचना का मतलब पढ़ना नहीं आता था, बांचना का मतलब पढ़ना नहीं आता था उसको, उस दुख को समझ नहीं पा रही थी वो। और पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब वो माँ समझती है कि जो मेरी बेटी है वो सिर्फ पाठिका है। किसकी है? वो जो कुछ जो जीवन रूपी जो कविता है हमारी, उस कविता के अंदर मतलब कुछ धुंधले से प्रकाश के अंदर कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को ही सिर्फ पढ़ना जानती थी। सिर्फ कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ सुख, सुखों को ही थोड़ा मोटा कुछ देख सकती थी। वो धुंधली धुंधली सी तस्वीरें देखना जानती थी। अभी तक वो क्या है कि बिल्कुल भोली है, सरल है। तो इस तरह से तो दूसरा इसका पहरा देखिए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। दूसरे पहरे में क्या कर रहा है कवि, अपनी माँ के द्वारा बेटी को शिक्षा दिलवा रहा है। मतलब एक माँ शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को ससुराल जाते वक्त, कहती है कि तुम अपनी सुंदरता पर मत रीझना। यानी कि माँ ने कहा पानी में झांक कर, यानी कि पानी में या शीशे में झांक करके अपने चेहरे के ऊपर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर अहंकार मत करना, सुंदरता के अंदर अहंकार मत के मन के अहंकार करके मत घूमना वहां पर।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आजकल क्या है कि जो लोग दहेज के लालच में आकर के लड़कियों को आग के हवाले कर देते हैं, लड़कियों को जला करके मार डालते हैं, लेकिन उसकी माँ जो उसको शिक्षा दे रही है कि आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं है। यानी कि यहाँ क्या है कि शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात स्वीकार करना, जरूरी नहीं है कि उनके हर किसी काम के आगे सिर झुकाना, स्वीकार कर लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी कि लड़कियों को वस्त्र और आभूषण देकर के ही उनको क्या है, चुप करवा दिया जाता है। लेकिन उन दोनों की तरह ही, वस्त्रों और आभूषणों की तरह ही हमारे जो आदर्श हैं हमारे पर बांध दिए जाते हैं, हमें बंधन में बांध दिया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो बंधन है वो स्त्री जीवन के वो वस्त्र और आभूषणों की तरह है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि कहता है कि माँ ने लड़की को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की हो, औरत हो, औरत के जो आदर्श हैं उसमें आप ठीक है रहना, लेकिन लड़की है तो लड़की की औकात में रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की जैसी कोमल दिखाई मत देना। यानी कि बुराई की तरफ, शोषण के विरुद्ध आवाज जरूर उठाना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कविता थी कन्यादान। तो कन्यादान कविता में क्या बताया गया है, यही बताया गया है कि कन्या को दान में नहीं देना चाहिए। कन्या कोई दान देने वाली कोई वस्तु नहीं है, उसको यानी कि सम्मान की जगह उसको इस तरह की कुछ विचार देने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस कविता को आप 1-2 बार और भी पढ़िएगा। इस कविता को वीडियो को 2-3 बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप निकालिएगा। धन्यवाद।